हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 12 का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम जो पढ़े थे स्थिति और निरक्षीय स्थिति था। इस बार हम क्या करेंगे, ना तो अक्ष पे लेंगे और ना ही निरक्ष पे लेंगे, यानी हमारा कहीं भी हो सकता है, कहीं भी बिंदु लेंगे, हमको उस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपकी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, यानी हमें निकालना है किसी भी बिंदु पर। अच्छी और निरक्षी पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, एक ये माइनस क्यू आवेश हो गया और ये दूसरा क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश हो गया। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अल्पतम होनी चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करें, इस डिस्टेंस को क्या माना, 2l मान लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ये क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, तो हम इस पर क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है कि इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो, यानी Q, और उनके बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल, अल्पतम दूरी क्या होगी, 2l का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या होगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस की ओर आता है और प्लस से दूर जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव में हम मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु O हो गया। मध्य बिंदु क्या हो गया, O हो गया। अब हम कहीं दूर एक बिंदु, सपोज करो हम ये एक बिंदु ले लिए, ये एक बिंदु क्या करें, ये P ले लिए। इस P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस P को क्या करेंगे, इस R इससे मिला देंगे, O से मिलाएंगे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, P है। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा क्या दिया है, P दिया हुआ है, P दिया है। तो हमें इसके अवयव ज्ञात करने हों, क्या ज्ञात करने हो, अवयव ज्ञात करने हो। तो ये हमारा मान लो P दिया हुआ है, इसका अवयव अगर हम इसको थीटा एंगल से x और y पे घुमाएं, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो जब हम x अक्ष के अनुदिश इसको ले जाएंगे तो इस P का जो अवयव आएगा वो क्या निकल के आएगा, P cos थीटा निकल के आएगा। क्योंकि ये देखो क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल से इसको घुमा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, आधार पे। ये कहाँ चला जाएगा, आधार पे। तो ये क्या आ जाएगा, P cos थीटा निकल के आ जाएगा। ऐसे P क्या करेगा, इधर डायरेक्शन में जब जाएगा तो इसके लिए क्या आएगा, P sin थीटा, यानी ये लंब पे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अवयव P sin थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये P है, तो P को हम थीटा एंगल ऐसे घुमाएंगे, P को थीटा एंगल ऐसे घुमाएंगे। तो इस जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव दिख रहा है ना, इस वैद्युत द्विध्रुव को माइनस से प्लस की और P वेक्टर उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, x अक्ष के अनुदिश ऐसे घुमाते हैं। तो जब इसको घुमाओगे तो आप क्या करोगे, इस तरीके से, इस तरीके से इसको क्या करेंगे, थीटा एंगल से क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, घुमाते हैं। थीटा एंगल से इसको घुमाया, ये हमारा क्या हो गया, थीटा एंगल से घुमा दिया। तो जब P को थीटा एंगल से इसे घुमाया तो ये x अक्ष के अनुदिश जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, P cos थीटा।
ये क्या निकलेगा, P cos थीटा। ये P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये P cos थीटा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अवयव। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अवयव हो गया, क्या हो गया, x अक्ष के अनुदिश P cos थीटा निकल आया। इसी तरीके से जो है क्या करेंगे, y एक्सिस पे ले जाएंगे। तो ये इसका x था, अब इसका जो है y एक्सिस क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका क्या होगा, y एक्सिस ले लेंगे हम, y अक्ष पे ऐसे। ये एक्स अक्ष पे थीटा एंगल घुमाया, जिधर थीटा एंगल ले जाया जाता है वो एक्स अक्ष, यानी वो क्या होता है आपका आधार होता है, तो ये आधार हो गया। तो अब ये जाएगा लंब की ओर, तो ये क्या व्यंजक कहलाएगा, P sin थीटा कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। यानी जो आपका क्या था कि ये आपका क्या था, वैद्युत द्विध्रुव था, और वैद्युत द्विध्रुव में क्या हुआ, माइनस से प्लस की ओर क्या हुआ, P वेक्टर डेवलप हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर क्या हो रहा है, P वेक्टर डेवलप हो रहा है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा एंगल से ऐसे घुमाया, थीटा एंगल से ऐसे घुमाया, तो P वेक्टर का जो अवयव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब P वेक्टर को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में घुमाया, इस डायरेक्शन में घुमाया, P cos थीटा के लंबवत। तो यानी जब इसको लंबवत ऐसे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा। इस तरीके से P cos थीटा और P sin थीटा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी इस तरीके से ये P sin थीटा, P cos थीटा, जब इसको आप ऐसे बना हुआ है, जब इसको आप क्या करोगे, ऐसे शिफ्ट कराओगे तो ऐसे हो जाएगा। ये देखो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, देखो ये आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है। जब इसको लंबवत करोगे तो आप सीधा करोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत हो गए, और ये क्या हो जाएगा, P वेक्टर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या बना हुआ है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। अब क्या होगा, इस P cos थीटा के कारण इस पर क्या डेवलप होगा, E1 डेवलप होगा। E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 वेक्टर डेवलप होगी। इस P cos थीटा के कारण E1 यहाँ इस P बिंदु पर E1 का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। और P sin थीटा क्या हो जाएगा, P sin थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से लंबवत हो जाएगा, यानी sin थीटा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2, ये क्या निकलेगा, E2 वेक्टर निकलेगा। यानी P cos थीटा के कारण देखो P sin थीटा ये भी है, P sin थीटा यहाँ पर भी होगा, तो P cos थीटा के कारण क्या हुआ, अपवर्ड जाएगा, और P sin थीटा के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये देखो बात तो एक ही है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, E2 हो गया। अब हमको E निकालना है, तो E की कंडीशन क्या हो गया, जैसे अब क्या होता है कि ये हमारा मान लीजिए क्या आ गया, E1 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, E2 आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, E होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये E वेक्टर आया निकल के, E वेक्टर का डायरेक्शन ये आया, और इसी का मान हमको, इसी के लिए व्यंजक क्या है हमको निकालना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये डायग्राम बना था, ये आपका क्या हुआ, डायग्राम बन गया। अब इक्वेशन को देखते हैं किस तरीके से क्या होगा, व्यंजक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखते हैं कि P cos थीटा जो है वो भुजा OP, P cos थीटा भुजा OP की अच्छी स्थिति में है, की अच्छी स्थिति में है, और ऐसे P sin थीटा क्या है, OP के क्या है, निरक्षीय स्थिति में है, यानी लंबवत है। देखो ये ऐसे हो गया और ये लंबवत हो गया, तो हम लिखेंगे P cos थीटा क्या है, भुजा OP के अच्छी स्थिति में है। तो लिखेंगे अवयव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा भुजा OP के अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, OP की अच्छी स्थिति में है। अतः P cos थीटा के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या ले लेंगे, K। अगर कोई मीडियम रहा तो क्या रहेगा, K।
जो मीडियम का क्या होगा, परावैद्युतांक होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो क्या करोगे, अच्छी स्थिति में है, क्या कह रहा है, अच्छी स्थिति में है, तो अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक हमारा क्या निकला था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू के 2p अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये पीछे हम कर चुके हैं व्यंजक, ये अच्छी स्थिति में आया था, तो अब हम यही लगा देंगे। तो क्या है, P cos थीटा के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर क्या P cos थीटा, तो इसमें क्या था 2 और P cos थीटा, तो P का अवयव रख देते हैं, तो P cos थीटा और अपान में क्या जाएगा आर क्यूब। क्लियर हुआ इतना। तो क्या जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे कि जो P sin थीटा है, यहाँ पर लिखेंगे अवयव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा भुजा OP के अभिलंबवत या लिख सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में है, कि निरक्षीय स्थिति में है, स्थिति में है। अतः P sin थीटा के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q अपान, देखो अब क्या है, निरक्षीय स्थिति में है। कौन सी स्थिति में कह रहा है, निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक हमारा क्या निकला था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और P अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। निरक्षीय स्थिति के लिए जो व्यंजक निकला था वो क्या निकला था, E बराबर 1/4 पाई इंटू के P अपान आर क्यूब। तो अब इसी व्यंजक P sin थीटा के अभिलंबवत निरक्षीय स्थिति पे है, तो निरक्षीय स्थिति पे है तो इसी को हम क्या रखेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P की जगह क्या आ जाएगा, अवयव आ जाएगा, यानी P sin थीटा और अपान में क्या है आर क्यूब, तो आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या हुआ कि E1 और E2 क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ये E1 और E2 प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस E का मान निकाल लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो अब E का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो E बराबर क्या निकलेगा, E हमारा क्या है, परिणामी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या निकलेगा, फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे लग गया, E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर कैसे लग गया। तो देखो ध्यान से थोड़ा सा समझना। क्या हम करेंगे, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के योग का नियम लगाते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, देखो जब इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये देखो इसको क्या करा, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम बनाया, ठीक है। तो जब समांतर चतुर्भुज बन जाएगा तो देखना ये हमारा क्या हो गया, E2 वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया हमारा E1 वेक्टर हो गया और ये हमारा E हो गया। और इसमें हम क्या करिए, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम लगाना है। तो देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, E हो गया, ठीक। तो देखो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा क्या होंगी, समांतर होगी और समांतर भुजाओं के बीच की प्रत्येक जगह दूरी क्या होती है, बराबर। तो ये E1 जो इतनी डिस्टेंस है ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी। अब चूंकि E1 और E2 एक दूसरे के क्या हैं, ये देखो E1 और E2 एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, तो ये क्या है 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और हमको E का मान निकालना है। तो E ये भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई और ये वाली क्या हो गई, आधार हो गई और ये वाली क्या हो गई, लंब हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारी क्या है, कर्ण हमारा है E का स्क्वायर और आधार क्या है हमारा E2 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है E1 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा।
तो यहाँ पर वही तो फार्मूला लिखा, E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, E1 और E2 का हम मान निकाल चुके हैं, उसका क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देते हैं। तो देखो, तो यहाँ हो जाएगा E बराबर अंडर रूट E1 का मान क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2p कॉस थीटा, और अपान में क्या था, आर क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस E2 का मान क्या निकला था, E2 का मान निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के p साइन थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, और अंदर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 पी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और अपान में क्या आ जाएगा आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी का लिख देंगे पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो सब क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों तरफ है, तो ये कॉमन मिल रहा है, तो हम पहले कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के का होल स्क्वायर, क्या लिया, कॉमन ले लिया। देखो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और क्या कॉमन मिल रहा है हमको, देखो पी स्क्वायर इसमें भी है, पी स्क्वायर इसमें भी है, तो पी स्क्वायर भी हमको कॉमन मिल रहा है, और आर क्यूब का होल स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ क्या करेंगे आर क्यूब का होल स्क्वायर क्या करते हैं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा 4 कास स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या इतना रह गया। अब देखो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर क्यूब का होल स्क्वायर पी स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको स्क्वायर हटा के पूरे का होल स्क्वायर लगा दें, तो इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो ये रूट से दोनों क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। इधर देखो ये दोनों क्या होंगे, रूट से बाहर निकल आएंगे, तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकला तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर क्यूब, इतना क्या हुआ, बाहर निकल आया, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, इसके अंदर रह जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा, ये सरसमिका होती है, तो इस सरसमिका का यहाँ क्या कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। तो E बराबर इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो P खाली बाहर निकल के आएगा ना, तो P अपान क्या होगा आर क्यूब। ठीक है, स्क्वायर ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बाहर निकलेगा तो खाली P अपान आर क्यूब, यानी P अपान आर क्यूब, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सिर्फ इतना बाहर निकलेगा, और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट यानी आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी अपान आर क्यूब, और अंदर क्या हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी अपान आर क्यूब, और अंडर रूट देखो 4 कास स्क्वायर थीटा में से 1 कास स्क्वायर थीटा घट जाएगा। ठीक है, 4 कास स्क्वायर थीटा में से 1 कास स्क्वायर थीटा क्या होगा, घट जाएगा। अगर ऐसे नहीं घटा पाते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कर सकते हो कि इन दोनों को एक पास लिख लो, इस 1 को पहले लिख लो, 1 लिखा, यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो यहाँ 4 कास स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है, और फिर क्या लिखा माइनस का कास
स्क्वायर थीटा लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन ले लो, तो 1 + 4 माइनस का 1 और कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो अंडर रूट क्या बचेगा, 1 + 4 में से 1 गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हम जो लिखा है वो लिख देते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P/r³ और यहाँ भी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P/r³। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या हो गया, व्यंजक निकल आया। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो E का व्यंजक था, तो किसी भी बिंदु पर, तो चाहे आप यहाँ पे लो, यहाँ लो, यहाँ लो, उधर लो, यहाँ लो, यहाँ लो, जहाँ भी आपका मन करे आप P व्यंजक ले लेना, सॉरी P बिंदु ले लेना। ठीक है, और इस P बिंदु पे हमको क्या करना है, E वेक्टर के लिए जब आप व्यंजक निकालोगे तो क्या निकलेगा, ये आपका व्यंजक निकल आएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 3 निगमन थे। तो तीनों निगमन अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु पर, तो तीनों निगमन आपके आज क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा।